गुड आफ्टरनून, बैठे। गुड इवनिंग, बैठे। क्या था अपना डिस्कशन? एसी। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन डी। तो एसी की शीट निकाली जाए। एक्सरसाइज 1। शांति बनाए, बाद में डिस्कस कर लेना भाई, है ना। मन में साइड में नोट भी कर सकते हो, चिट्ठी में लिख देना, बाहर जाके बात कर लो। अभी मेरे से मिले थे स्टूडेंट्स जो अभी प्रीवियस ईयर वाले आईआईटी वाले आए थे अभी, G20 की वजह से। G20 का जो प्रोग्राम था तो दिल्ली, आईआईटी दिल्ली बंद रखा गया। तो दिल्ली वाले तो बच्चे यहाँ तुरंत आ जाते ट्रेन से, यहीं कोटा के रहने वाले। तो कह रहे थे कि सर वहां पर आईआईटी में मतलब बहुत सारा एग्जाम में लिखना पड़ता है। जैसे आदत हो गई ना, सॉल्व किया, आंसर है, बबल भरा। अब वो स्कूल की तरह पूरी डिटेल चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, कैसे हुआ, ये मैंने अच्छे डिटेल में स्कूल में जैसे लिखते थे ना, कॉपी भरने वाला काम, तो ऐसा लिखने में नहीं आ रहा था। आदत ही खत्म हो गया, दिक्कत आ रहा था मतलब। तो इसलिए बातचीत बातचीत करो तो चिट्ठी लिखो, थोड़ा लिखने का आदत आएगा। ठीक है, शांति बनाए रखे मतलब। तो अभी इसमें ये जो सेक्शन डी है रेजोनेंस वाला है, इसमें पहले पार्ट में कोई समस्या है क्या? इजी है सब कुछ। फिर हम पार्ट टू में देख लेते हैं। पार्ट टू का तीसरा सवाल देखते हैं। तो D3 क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि एलसीआर सर्किट। अच्छा, एक्सरसाइज 1 में तो कुछ नहीं, पार्ट 1, 2, 3 सेक्शन डी कोई समस्या नहीं। चलो अब हम एक्सरसाइज 2 में आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे थे क्या? तुम 9 कह रहे हो, तुम कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? अच्छा, अभी पहले पार्ट 1 में चल रहे हैं, तुम पार्ट 1 का 9 कह रहे हो। ठीक है, तो पार्ट 1 का 9 क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 क्वेश्चन एलसीआर सर्किट वाला। हाँ, उसमें सच्ची बात, आगे बोलो। अच्छा, ए और बी ऑप्शन देखते हैं। कंडीशन हमें रेजोनेंस की दे रखी। इफ नाउ फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड सच दैट नाउ करंट लेग्स बाय 45 डिग्री। तो अगर अपन ने करंट को पीछे कर दिया, है ना, वोल्टेज से करंट को पीछे करना है, तो एक्सएल बढ़ाना पड़ेगा कि एक्सी बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, यानी वोल्टेज को आगे करना है। दूसरे शब्दों में ये कहो कि अगर करंट से वोल्टेज को आगे करना है तो एक्सएल को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक्सएल को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ट्रांसफॉर्मर वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, तो 10th के अंदर
देखो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि इसमें जो ईएमएफ पैदा होगा, जैसे ईएमएफ की टर्म में लिखते हैं, इधर वाला ईएमएफ E1, यहाँ का ईएमएफ E2। तो हम ये जानते हैं कि E1/E2 N1/N2 होता है, जो ईएमएफ पैदा होता है उसके हिसाब से। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा E2 माइनस I2R2, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आ गया ना, खासकर इसके लिए यूं कहेंगे यहां तक। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस वाइंडिंग का दे रखा है, सेकेंडरी वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस है, तो आउटपुट वाला जो ये है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E2 माइनस I2R2 आ गया। तो आउटपुट पावर E2 माइनस I2R2 इंटू I2 हो गया, वोल्टेज इंटू करंट, जिसकी वैल्यू E2I2 माइनस I2² R2, ये आउटपुट पावर आएगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि इफिशियंसी 90% और इसका आउटपुट पावर 9000 है, तो यहां से 10,000 होगा, इधर से जो भेजा होगा यहां पे 10,000 होगा, यहां मिल रहा है 9,000, ये 9,000 होगा आउटपुट, और 1,000 लॉस हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी 90%, मतलब एफिशिएंसी 90% है, तो 9,000, 1,000 का लॉस, इतना जूल पर सेकेंड, इतना जूल पर सेकेंड, इतना जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब इसमें ये जानकारी दे रखा है कि जो रेशो है वो 5:1 है, टर्न्स का रेशो, तो प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो ये 5:1 हो गया E1 E2 का रेशो। ठीक है, और इसमें हमको ये दे रखा है कि लोहे में नुकसान 700 वाट, तो ये जो लॉस है ये कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, तो टोटल 1000 जूल पर सेकेंड हो रहा है। तो कॉपर लॉस 700 जूल पर सेकेंड आयरन में जा रहा है, तो कॉपर लॉस कितना आ गया, 300 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 300 जूल पर सेकेंड आ गई। अब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर 1 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो यहां से इनपुट पावर जो आएगा अपने पास इतना है। वोल्टेज के बारे में कुछ दिया 1000, तो 1000 वोल्ट हो रहा है, 1000 वोल्ट, तो 1000 इंटू I1 बराबर 10,000, तो I1 कितना हो गया, 10 आ गया। तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर नुकसान I1² R1 की वैल्यू 10 का स्क्वायर इंटू 1, 100 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 100 वाट। तो एक कॉपर लॉस हो गया I1² R1 प्लस I2² R2, 300, तो ये हो गया 100, तो I2² R2 इसका वैल्यू कितना हो गया 200, 200 जूल पर सेकेंड।
तो यहां रख देंगे 200। तो E2I2 9000 प्लस 200। अब E1 इनका रेशियो 5:1 है, तो ये 10,000 है, 1000 है। ये E2 है, E2 200 हो गया। 9200 अपॉन 200। 200 से 200 काट दूं? ठीक है, आ जाएगा। 200 से 200 नहीं काटते, 0 से 0 काटते, 2 से भाग देते। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चन बताइए। अब पार्ट 2 में आना है। पार्ट 2 का 15 पूछना चाहते हो तुम, तीसरा पूछना चाहते हो, तीसरा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर ए साइकिल? इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो जीरो वैल्यू रखती है? इफ एन इंडक्टर कॉइल हैविंग सम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, तो अपने पास एक इंडक्टर कॉइल है जिसका कुछ रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि ये जो इंडक्टर है इसके अंदर ही कुछ रेजिस्टेंस है, इसमें एल भी है और इसमें आर भी है। तो अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर, तो इंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी। तो एल डी आई बाई डी टी जो है, आई जो है साइन का फंक्शन होगा, तो डी आई बाई डी टी कॉस का हो जाएगा। तो फिर कॉस की एवरेज वैल्यू जीरो होती है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो गई। फिर अगला क्वांटिटी है करंट। करंट तो वैसे जीरो होता है, जूल हीट आई स्क्वायर आर, तो उसमें आई का साइन स्क्वायर हो गया, तो ये तो नहीं हो पाएगा। मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, फिर स्क्वायर आ गया, वो भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 8 का बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कि 8 क्वेश्चन में क्या है। ऐसा दे रखा है कि हमारे पास दो बल्ब हैं B1 और B2, एकदम एक जैसे हैं। एक के साथ कैपेसिटर लगाया, एक के साथ इंडक्टर लगाया। कैपेसिटर लगाया, एक के साथ इंडक्टर लगाया। फिर इसको एसी सोर्स के साथ लगाया। तो आपने एक्सी का वैल्यू निकाला होगा, कितना? अच्छा, पाई में आंसर आ रहा है क्या? 4/पाई। और इसका क्या है फिर? सिर्फ पाई। एक चेक कर लेंगे, 500 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो 500 वाले का क्या होगा? सी, एक्स सी 1/2 पाई एफ, 50, 500, 10⁶ ऊपर चलाएगी, तो ये 3 जीरो हो गया। 2 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, 1000 ऊपर बच गया। 25×2 = 50, 50 पाई। एक जीरो से और कट गया, 20/पाई। 4/पाई सही नहीं है, 20/पाई। फिर एक्सी की वैल्यू, एक्सएल की वैल्यू
ओमेगा एल 2 पाई × 50। एल कितना दिया हुआ है? 10 मिली हेनरी। 10 × 10⁻³ ये तो पाई आ रहा होगा। 3 जीरो आ रहा है ना इसमें। 5×2 = 10। ये पाई आ गया। अब देखो कि 20/पाई की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका जेड ज्यादा होगा, तो इसका करंट कम होगा। तो IRMS का स्क्वायर इंटू आर, छोटा वैल्यू आएगा। हाँ, वो जो भी निकालेंगे वो √Z1 आएगा। R² + 20/पाई का स्क्वायर। फेज एंगल तो बात की बात है, करंट निकाल लें। I1 RMS, तो V, इन दोनों में V तो सेम ही होगा, तो V/Z1। ऐसे Z2 निकालेंगे तो R² + पाई², तो I2 RMS V/Z2। ठीक है, तो कौन सा ज्यादा आ रहा है? तो जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे तो बड़ा आंसर आएगा। फिर I²R बड़ा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, यही तो आता है, इसको मैग्नीट्यूड निकाल लिया। जेड का फॉर्मूला तो यही आ रहा है, R-20/π/J। इसका मैग्नीट्यूड ये है, Z1। ठीक है। अब इसके बाद बताइए, अब पार्ट 3 में आ जाए। पार्ट 3 का 4th क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन। पार्ट 2 का 15 रह गया। किससे रह गया? कहाँ है 15? ये रहा 15 नंबर। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। RC सर्किट, कई जानकारियां ऐसे याद नहीं रहेंगी, डायग्राम बनाते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि RC सर्किट में सप्लाई वोल्टेज VS है, इसका वैल्यू 2V है और फ्रीक्वेंसी F है, और फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाया 500 से 2000 तक। तो एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है। यहाँ पर अपन ने सोर्स लिया है, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, 2V बोले तो 2 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है 500 हर्ट्ज से लेके 2000। फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला। द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, जो कि 1000 ओम, इसका रेजिस्टेंस जो है 1000 ओम है। इसकी वोल्टेज को इन्होंने VR कहा। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सी, स्टूडेंट wants to draw linear graph and try to get XC from this loop। तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो C निकालना चाहता है। स्टूडेंट क्या चाहता है? C निकालना चाहता है। फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, चेंज होती जाएगी, तो वोल्टेज भी चेंज होती जाएगी। ये डेटा उसने इकट्ठा कर लिया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, वोल्टेज चेंज कर रहा है, और उससे वो C पता करना चाहता है। तो पहले अपन फॉर्मूला बना लेते हैं वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी के टर्म में, ताकि समझ में आएगा कि करना क्या है। तो उसके लिए तरीका ये है कि इसका करंट निकालेंगे।
तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी आर, वो होगा आई आर एम एस इंटू आर। तो वी आर की वैल्यू हो गई 2 इंटू 1000, 2000 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1000 का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन ओमेगा सी 2 पाई एफ इंटू सी का स्क्वायर। तो इस तरह से उसकी इक्वेशन तैयार हो गई, और वो चाहता है कि ग्राफ उसका लीनियर आ जाए, और जिससे वो चाहता है कि स्लोप वगैरह निकाल करके सी निकाल ले। तो अब हम देख लेते हैं कि ये किस किस के बीच में ग्राफ बना रहा है। तो इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर और वोल्टेज का स्क्वायर। तो आप वोल्टेज का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, वोल्टेज का स्क्वायर 2 इंटू 10⁶ हो गया, 1 इंटू 10⁶ प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 पाई एफ स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो अब अपन को क्या चाहिए, ये वी आर था ना अपना, तो इसका 4 होगा, स्क्वायर किया तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, आई स्क्वायर वर्सेस एफ स्क्वायर वर्सेस वी आर स्क्वायर। तो ये तो कोई ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन तो बनने वाला नहीं, पहला तो ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा पढ़ लेते, 1 बाय एफ स्क्वायर वी एस तो 2 है ही, तो इसका 1 उल्टा कर लोगे, ये 1 बाय एफ स्क्वायर को कुछ मान लो y, है ना, 1 बाय एफ स्क्वायर को x मान लो, y मान लो, और फिर वी एस 1 बाय वी एस इसको उल्टा लिख लो, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 बाय वी आर स्क्वायर। ये ऊपर आ गया 10⁶ प्लस 1 बाय सी स्क्वायर 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एफ स्क्वायर को अपन ने मान लिया y, 1 बाय एफ स्क्वायर को, और नीचे आ गया 4 इंटू 10⁶। इसमें से 2 इधर भेज देता हूँ, 4 ही भेज देता हूँ, तो वी एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वी एस अपॉन वी आर का स्क्वायर 10⁶ प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू वाई 10⁶। इसको x मानना चाहते हैं स्क्वायर वाले को, तो ये हो गया x 10⁶ प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर वाई अपॉन 10⁶। क्या ये स्लोप लोप के टर्म में सी निकल के आएगा इससे? ऐसे दूसरे भी कर लोगे, है ना, बात समझ में आ रही। अब पार्ट 3 में आ जाए, दूसरा सवाल, तीसरे का दूसरा। दूसरा सवाल, एक हमें इंडक्टर दिया, एक कैपेसिटर दिया, एक रेजिस्टर दिया, सबको सीरीज में दिया, वोल्टेज इतना दिया। इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी is this: when it is half of the voltage output from the source at that instant, find the value of x। ठीक है,
तो अब अपन इसको हिसाब में लगाते हैं। तो ये है एक इंडक्टर, फिर आगे कैपेसिटर, फिर है रजिस्टर, ये बैटरी हो गई। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो यानी इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इन दोनों का मिला के एक आ जाएगा। तो ये लिख ही लेते हैं। इसका तो हो गया एक्सएल एक्सी, सब इक्वेशन तो दे रखा है। 10 cos 100 पाई टी, ये आ गया। एक्सएल का वैल्यू कितना है? एक्सएल का वैल्यू 2 है, और एक्सी का वैल्यू और आर का वैल्यू 8। तो जेड की वैल्यू 10 आ गया। तो फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो फेजर डायग्राम में हम ये कहना चाहते हैं कि आई नॉट और ये आई नॉट आर इधर, और इसमें से एक्सी वाला बड़ा है तो इधर चला जाएगा। आई नॉट इंटू एक्सी माइनस एक्सएल, ये हो गया वी नॉट फाइव एंगल। तो इसकी वैल्यू तो 10 है, वी नॉट की वैल्यू 10 है। तो अब आई नॉट तो निकाल ही सकते हो, वी नॉट अपॉन जेड 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो 1 इंटू आर, तो 8 आ गया, 6 आ गया, 8 6 10 हो गया, 37 डिग्री आ गया। तो अब मैं करंट की इक्वेशन लिख लेता हूं। तो करंट हो गया 10, 1 आ गया, 1 cos 100 पाई टी, वोल्टेज से करंट 37 आगे प्लस 30। इस तरह से मैं करंट की इक्वेशन लिख सकता हूं। अब इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट से 90 डिग्री पीछे है, ये है ना टोटल दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी पीक वैल्यू तो 6 है। तो वी ए बी 6 करंट से 90 डिग्री पीछे, तो -90 इसमें से, तो -53 हो जाएगा। -53। अब ये कहा गया है सवाल में, जो पढ़ लेते हैं, जो कहा गया है एसी सोर्स का वोल्टेज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, किसी इंस्टेंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी ये वाला, जब उस इंस्टेंट के सोर्स के वोल्टेज का आधा हो, तो उस इंस्टेंट पे सोर्स का वोल्टेज ये रहे, इसका आधा करके इसके बराबर कर देंगे, तो इसका आधा 10 का आधा 5 हो गया, यानी V/2 इज इक्वल टू वी ए बी। तो V/2 हो गया 5 cos 100 पाई टी इज इक्वल टू 6 cos 100 पाई टी -53। अब इसको ओपन कर देते हैं। ओपन करेंगे तो क्या आएगा ये, cos 100 पाई टी cos 53, क्या होता है ये 3/5 प्लस sin 100 पाई sin 53 4/5। अब इसको अंदर गुणा करते हैं, cos वाले को इधर ले आते, 5 से गुणा कर लो भाई,
अच्छा लगेगा। वही भी करोगे तो 25 cos 100/t, 18 cos 100/t, 24 sin 100/t। इसको इधर लगे, 25 में से 18 गए तो 7 आ गया। 7 cos 100/t, 24 sin 100/t, तो 10 100/t, 7/24, है ना। सवाल में जो पूछा है उस समय इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो जब 10 की वैल्यू, तो ये कॉस की वैल्यू निकाल लेनी है। 10 की पता है ना, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी ट्रायंगल से, 24/25। तो ये 10 इंटू 24/25, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। 25 चौक 100, 24 चौक 96, 96 ऊपर आ गया, नीचे 10 आ गया, 9.6। इसका हाफ। हाँ, ये v की वैल्यू है। वी ए भी पूछा तो v/2 हो गया, है ना। नहीं, इंस्टेंटेनियस की तो बात कर रहा है वो, उसी इंस्टेंट की बात कर रहा है जब उस इंस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से दूसरा प्रश्न हो गया। और कुछ। अब फोर्थ क्वेश्चन, दूसरे के बाद हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एलसीआर सीरीज सर्किट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इतना इतना, एट द फ्रीक्वेंसी करंट इन दिस सर्किट लेग्स बाय 45 डिग्री इज। तो हमारे को ऐसा दे रखा है कि एलसीआर सर्किट है, तो एल सी और आर। एलसीआर में से आर जो है 120, 120 हो, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 4 × 10 की पावर दे रखा है, तो उस समय एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही होता है। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू 1/√LC, तो एलसी की वैल्यू होगी 1/ω²। तो ये कितना आ जाएगा, 16 इंटू, नीचे ऊपर चला जाएगा, तो 1/16 इंटू 10 की पावर 10। ये जानकारी है हमारे पास। और इस रेजोनेंस की परिस्थिति में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 60 और 40 है, तो 60 वोल्ट 40 वोल्ट, तो अपन इससे आई आर एम एस आ जाएगा, IRMS इंटू 120, सीधा लिख दूं, इधर 40 है ना, 60 ही, क्योंकि 120 में उसी का भाग 40 का भी जाता है। ये 60 हो गया, तो इससे IRMS क्या आ गया, 1/2। तो IRMS 1/2 हो गया, तो ये 40 हो गया, तो 40 इज इक्वल टू IRMS इंटू एक्सएल, IRMS इंटू एक्सएल, तो एक्सएल की वैल्यू 80 आ गई। सेम 40 इसके क्रॉस भी होगा, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्स ही होगा, तो यही एक्सी भी हो गया, एक्सएल भी 80, एक्सी भी 80।
ओमेगा तो दे रखा है क्वेश्चन में, तो रख देंगे। हमने ओमेगा था 4 × 10⁵ बराबर 80। 20 चौक 80, एल की वैल्यू आ गई 20 × 10⁻⁵। ठीक है, ऐसे सी की भी निकाल लेंगे वैल्यू, है ना। अभी देख रहे हैं। अब वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिसमें वोल्टेज लेग करंट इन द सर्किट लेग्स वोल्टेज, है ना, करंट को लेग करवाना है, वोल्टेज को आगे ले जाना है, तो एक्सेल को बढ़ाना पड़ेगा और इसको 45 डिग्री आगे ले जाना है। तो पहले ये 120 था और ये दोनों 80-80 थे, एक्सेल एक्सी, ये ओमेगा रेजोनेंस की बात थी। अब ये तो 120 ही रहेगा, उसको 120 करना पड़ेगा, ऊपर 120 ले जाएंगे तब 45 आएगा ना। तो ऊपर 120 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे नीचे वाला भी चेंज होगा, ऊपर वाला भी चेंज होगा। तो टोटल एक्सएल डैश माइनस एक्सी डैश 120 होना चाहिए, 120 ये, ठीक है। एक्सएल डैश माइनस एक्सी डैश 120 के बराबर होना चाहिए। तो एक्सएल डैश हो जाएगा ओमेगा डैश इंटू एल -1/ओमेगा डैश इंटू सी, ये होना चाहिए 120। एल और सी रख देंगे, फिर उससे ओमेगा डैश निकालेंगे, और वही पुश भी रखा है और वो आ नहीं रहा है, देखते हैं। ओमेगा डैश इंटू 20 × 10⁻⁻⁵ -1 सी का वैल्यू निकाल लेगा, कहां से निकाला, 1/ओमेगा सी है ना। तो 4 × 10⁵ इंटू सी इज इक्वल टू 80। 1/सी का वैल्यू 32 × 10⁶। 1/सी इधर आ रहा है, तो इसको तुम कह रहे हो कि 32 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश बराबर 120। ठीक है, अब मुझको इनको सॉल्व करना है। ऐसा करते 2 से काटे, हाँ, हाँ, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ गुणा भाग करने की बात आ रही है। एक जीरो कम कर लेते हैं, सब में से एक जीरो कम कर लेते, कि आपका एक जीरो कम करोगे, कम कर लो भाई, एक तुम कम कर लो, फिर 2 से भाग भी दिलवा देते हैं। तो ओमेगा डैश इंटू 10⁻⁻⁵ -16 × 10⁵ और ये आ गया 6। अब इसको 10⁵ से गुणा कर दे क्या दोनों तरफ, तो ये आ गया ओमेगा डैश -16 × 10⁻10 6 × 10⁵ ओमेगा डैश। अब इसके क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, ओमेगा डैश का स्क्वायर माइनस इसको इधर ले आएंगे 6 × 10⁵ ओमेगा डैश माइनस 16 × 10⁻⁵
10 इक्वल टू 0। अब ओमेगा डैश माइनस बी 6 इंटू 10 की पावर 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 10 की पावर 10 माइनस 4ac प्लस 64 10 की पावर 10 अपॉन 2 36 प्लस 64 हो गया 100 का आ गया 10 इंटू 10 की पावर 5 6 इंटू 10 की पावर 5 तो 6 प्लस माइनस 10 बाई 2 इंटू 10 की पावर 5। तो इससे माइनस का तो लेंगे नहीं। 8 इंटू 10 की पावर वो क्या दिया 50 दे रखा। यही करेंगे और तो क्या करेंगे। रास्ता तो यही है। आपको सॉल्व करने में गलती तो आपने कही नहीं, मैंने भी नहीं, सबका मिल रहा है, तब तो ठीक है। इसमें करेक्शन हो रहा है। और बताइए 7वां क्वेश्चन क्या दिक्कत आ रहा है। 7वें का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ भाई। मिलाता है फिर। तुम्हारे तरीके से करेंगे, है ना, आंसर मिलाएंगे हम। फाइंड हाफ ऑफ टोटल पावर गिवन बाय दिस सेल। तो टोटल पावर निकाल देंगे एवरेज, हाफ तो बाद में कर ही लेंगे, जेड निकाल लेंगे। अच्छा काम किया। तो इसका जेड आ गया 5 Z1 और Z2 का वैल्यू आ गया 10। मैग्नीट्यूड निकाला। या कॉम्प्लेक्स में करोगे, कॉम्प्लेक्स, ओके। ये लो Z1 की वैल्यू 3 - 4J, Z2 की वैल्यू 6 + 8J, फिर Z इक्विवेलेंट तो Z1 Z2 अपॉन Z1 + Z2 Z इक्विवेलेंट। तो ये आ गया 3 - 4J 6 + 8J। इनको ऐड कर दिया 9 + 4J, ऊपर नीचे 9 - 4J 9 - 4J, नीचे आ गया 81 + 36 16 97। अब इनको गुणा करना है तो 3 × 6 18 और इन दोनों को गुणा 32 प्लस का हो गया तो 50 हो गया। फिर -24 खत्म, कैंसिल हो गया। अच्छा लग रहा है। 9 - 4J ऐसा हो रहा है। ये Z का वैल्यू आ गया। अब I का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना वोल्टेज है 10। तो I का वैल्यू आ गया फिर 10 डिवाइडेड बाय 50/97। 9 - 4J
97 ऊपर हो गया, एक जीरो काट दिया, तो 97/5 1/9 माइनस 4j, 9 + 4j, नीचे 9 + 4j, 97 कैंसिल हो जाएगा, तो 9/5 + 4/5j, तो ये अपना 10 था इधर, और ये प्लस वाली साइड में आ गई। अब ये वोल्टेज था VRMS, अपना IRMS आ रहा है, तो इसका स्क्वायर करके सम करके निकालना पड़ेगा। तो 36√97/5, तो √97 ÷ 5, ये आया IRMS, और ये 5, ये 5 हो गया। अब एवरेज पावर निकालेंगे, IRMS VRMS cos 5। तो जरा इस डायग्राम से बताओ कि cos 5 क्या होगा। इसका cos 5 निकाला ना, cos 5 में ये डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ना, तो इस तरफ वाला क्या, 9/5 डिवाइडेड बाई दिस, 9/5 डिवाइडेड बाई √97/5, 9/√97, 10, √97/5 cos 5, 9/√97, है ना, √97 से √97, 5×2 = 10, 18 आ गया एवरेज पावर। उसका आधा, 18 का आधा कितना होता, 9, आंसर 9। अच्छा, बस तो गलत हो जाता है ऐसे गलत करने से। और बताइए, बस पार्ट 4 नहीं दिया था, कौन सा, पार्ट 4 में 11th क्वेश्चन है कोई। हाँ, इसका मैं बताता हूँ क्या हो जाए। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें उन्होंने जो टाइम पूछा है वो 1 माइक्रो सेकेंड में पूछा है। तो हमारा जो टाइम इंटरवल होता है वो तो छोटा होता है ना, तो वो इंटरवल इसके भी बीच का आ गया। जो हमारी साइकिल होती है उस साइकिल से भी बहुत छोटा टाइम हो गया। तो वो टाइम कौन सा वाला है। अगर लंबा टाइम होता है तो एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट चल जाता है, पर वो इंटरवल इतना छोटा है कि वो उस साइन कर्व में से कौन से वाले समय का है, उस वो नहीं पता, तो डाटा इनसफिशिएंट, इसलिए नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, वक्त बहुत छोटा हो गया। हाँ, अगर मान लो अपन ने एक एवरेज हमारा कितनी देर का है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 की मानेंगे तो टाइम पीरियड 1/50 हो गया, यानी 0.02 का एवरेज वैल्यू है। तो कोई 10 सेकंड का पूछता है भी तो उसी का मल्टीपल हो जाता है, परंतु कोई उसमें भी नीचे चला जाएगा, तो फिर एवरेज दोबारा सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया डिस्कस, ये रख। तो क्या करना था, क्या क्या अपन को, थ्योरी तो खत्म हो ही गया था, सवाल भी आपसे हो ही रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल आपने पढ़ ही लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो नया चैप्टर लास्ट में बताएंगे, अभी बता रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो लगभग 1885 या 87, 1885 87 के आसपास की बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम हर्ट्ज, जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। 1801 में 1801 में यंग ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि लाइट प्लस लाइट बराबर अंधेरा। 1801 में यंग ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि रोशनी में रोशनी मिलाई और अंधेरा हो गया, जो कि हाइजन बहुत समय से कह रहे थे। न्यूटन इसका विरोध करते थे। न्यूटन का कहना था कि लाइट में लाइट मिलाएंगे और लाइट होगी, है ना, लाइट ज्यादा होनी चाहिए, लाइट तो पार्टिकल है। हाइजन उस समय कहते थे कि नहीं, लाइट इज ए वेव, पर हाइजन कभी इस बात को प्रूव नहीं कर पाए, उनका समय खत्म हो गया। फिर उसके बाद में यंग करके वैज्ञानिक आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली हाइजन की बात को साबित किया। तो यंग ने कहा कि लाइट में लाइट मिलाने से अंधेरा होता है, तो इसका मतलब लाइट इज ए वेव। तो यहां से फिर वापस वेव के जो पक्षधर थे अचानक जग गए, न्यूटन का दबदबा खत्म हो गया। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, कौन कह रहा था भाई लाइट पार्टिकल है, बताओ जरा, लाइट इज ए वेव। ऐसा करके इन्होंने डोमिनेंस स्थापित करने की प्रयास किया। तो फिर पार्टिकल वाले कह रहे थे, उनसे ये सवाल पूछते थे, अगर लाइट वेव है तो फिर ये बताओ कि सूरज से पृथ्वी तक रोशनी किस मीडियम में चल के आती, क्योंकि सारी वेव किसी न किसी मीडियम से ही चलती। स्ट्रिंग वेव रस्सी से चलती है, साउंड वेव हवा में चलती है, हवा हटाओगे तो स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव नहीं है, रस्सी हटाओगे तो स्ट्रिंग वेव नहीं, तो लाइट किसके ऊपर चलती है। तो फिर लोगों ने सोचा कि ये तो समझ नहीं आ रहा है, सोचना पड़ेगा। फिर कुछ लोग कहते कि इस संसार में ईथर नामक द्रव्य भरा हुआ है, हर जगह इनविजिबल, डेंसिटी जीरो के आसपास, नप नहीं पा रहे, न दिखता है, न नाप पा रहे, कुछ है जरूर, है जरूर, तो नापे बगैर कैसे मानेंगे, नहीं नप रहा है तो कैसे मान ले। तो वे वाले लोग फिर भी इतना डोमिनेंस नहीं दिखा पाते थे। उधर से यंग ने कहा देखो अंधेरा तो मिले हम लाइट में लाइट मिला के, पर ये समस्या बढ़ती जा रही थी। फिर आगे चल के मैक्सवेल आए, जिन्होंने सोचा कि मैं पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसका एक किताब लिखूंगा। जब वो मैक्सवेल आए तो किताब लिखने लगे, तो उन्होंने देखा कि कूलम ने क्या कहा, एम्पियर ने क्या कहा, सबके डेटा इकट्ठा किए और एक पूरी बुक लिखना चाह रहे थे, सारे फॉर्मूले एक साथ लेके। जब उन्होंने फॉर्मूले लिखे तो उन्होंने कहा कि पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को सॉल्व करने के लिए 4 फॉर्मूले काफी, सिर्फ 4 इक्वेशन को मैं सेलेक्ट करता हूं जिससे पूरी थ्योरी जनरेट हो जाएगी। जब वो 4 फॉर्मूले लिख रहे थे तो मैक्सवेल को फॉर्मूलों में सुंदरता में कमी दिख रही थी, मतलब फॉर्मूला अच्छा नहीं लग रहा है, जम नहीं रहा, थोड़ा इसमें ऐसा ऐसा है तो इसमें ऐसा होना चाहिए। तो फिर मैक्सवेल ने ये सोचा कि एम्पियर वाला जो फॉर्मूला है वो अच्छे से नहीं जम रहा है, इसमें मेरी तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म आनी चाहिए।
तभी ये फॉर्मूले मैच खाएंगे। तो मैक्सवेल ने जो सोचा था वो सिर्फ अपनी किताब में सुंदरता के आधार पर, इक्वेशन की ब्यूटी नहीं आ रही थी, कोई खोज नहीं किया था, ऐसे देख करके उनके मन में है कि जैसे पोएम कहते हैं ना कि लाइनें पीछे वाली मिल जानी चाहिए, तो पोएम जम रही, ऐसे कह रही इक्वेशन पोएम की तरह उन्हें जम नहीं रही थी, तो उनको कहना था कि इसमें ई होता तो ये जम जाता। तो उनके मन में प्रश्न पैदा किया इसमें ई होगा। फिर उन्होंने सोचना चालू किया, फिर हमने देखा कि एम्पियर का जो नियम था उन्होंने मॉडिफाई किया और डिस्प्लेसमेंट करंट नामक एक टर्म को ऐड करवाया, जिसमें डी फाई ई बाई डी टी आता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक टर्म आ ही जाता है। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ इक्वेशन की सुंदरता की कमी के आधार पर विचार हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट में खोजा गया, फिर मिल गया तो फिर बात जम गई कि हाँ, जो फिटिंग करना चाह रहे थे फिट हो गया। जैसे ये कंफर्म हो गया तो फिर मैक्सवेल ने सोचा कि अब मैं ना लाइट को वेव की इक्वेशन लिखता हूँ। तो फिर मैक्सवेल ने इन्हीं इक्वेशन के आधार पर, ये जो चार फंडामेंटल इक्वेशन होती है, इन्हीं इक्वेशन से उन्होंने लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट की। तो उसका फॉर्मूला आ गया सी इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ये जब फॉर्मूला है तो उन्होंने देखा ये तो कांस्टेंट आ गई, तो सभी लाइट का एक ही स्पीड होना चाहिए। तो जब प्रैक्टिकली देखा गया कि हाँ सभी लाइट का तो वैक्यूम में एक ही स्पीड आता है, कि उनका फॉर्मूला भी ऐसा कह रहा है, फिर उन्होंने कहा कि लाइट को वैक्यूम में भी चल जाएगी। तो ऐसे करके मैक्सवेल ने फाइनली लाइट की इक्वेशन लिख दिया और दुनिया को बता दिया कि लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, एक दूसरे को बदल बदल के आगे बढ़ते जाएंगे, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही पैदा करते रहते हैं एक दूसरे को और ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब मैक्सवेल ने ये समझा दिया तो आप तो फिर वे वाले लोग, हाँ बस वो करोगे, वाह वाह बढ़िया बात कर दी। अब कौन है पार्टिकल वाला? पार्टिकल वाला इधर उधर भाग गए, शांत हो गए, कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये घोषणा करने का टाइम आया। तो ये हर्ट जो थे ना, ये इन्होंने सोचा कि मैक्सवेल ने जब बता दिया कि लाइट वेव है, तो फिर अपन ऐसा कर सकते हैं कि ना माने वेव पैदा करते हैं। तो उन्होंने इंग्लैंड की साइड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेंगे, अमेरिका में पता करेंगे, क्योंकि वेव तो ऐसे जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन सिस्टम करने के हिसाब से। तो उन्होंने पहला एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें यहाँ पर वेव को क्रिएट किया जाएगा। तो मैक्सवेल ने अपनी तरफ से उस जमाने में पेपर पे लिख के दिया था, किया नहीं था, किताब लिखने वाले आदमी थे, तेज दिमाग के थे और इतनी सारी बातें सोच पाए, इसलिए उनको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पिताजी बोलते, फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पिताजी जो पूरे परिवार को संभालते, पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को संभाल दिया, लाइट वाइट के बारे में सॉल्व कर दिया, इक्वेशन लिख के पहले से प्रिडिक्ट करके बता दिया कि ऐसा होगा और ऐसा होना चाहिए। तो फिर हर्ट्स ने कहा कि अगर ऐसा है तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं, उसी को अब हम चेक तो करें। फिर हर्ट्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसी दौरान इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हो गई। जैसे कुछ करते हैं कुछ मिल जाता है, ढूंढने कुछ जाते कुछ और मिल जाता है। तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ढूंढ लिया, इसमें दुनिया वालों को बता दिया कि आप जानो मैं तो वेव क्रिएट कर रहा था। वो अपने प्रैक्टिकल में लग गए, जानकारी दे के चले गए। फिर इस जानकारी पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए कुछ लोगों ने, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करके डेटा इकट्ठा किया, फिर उन्होंने हमें ज्यादा जानकारी दी। नाम से मतलब कुछ इंफॉर्मेशन के नाम पे उनका नाम लिया जाता है, हर्ट्स का नाम लेने की बजाय। तो हर्ट्स ने तो एक्सपेरिमेंटली बताया। अब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हम जानते हैं कि हर्ट्स ने हमें क्या बताया। अच्छा, ये जब बताया ना तो उस समय इतनी डिटेल नहीं थी जो अभी बताने वाले हम। मेटल प्लेट पर जब लाइट गिरती है तो उस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं।
when light of sufficient frequency falls on metal plate, then electrons are ejected. This phenomenon is called photoelectric effect. अब देखो ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो कुछ इस तरह से था। ये उस जमाने में एक एक्सपेरिमेंट टूल था और ये वैक्यूम ट्यूब के एक्सपेरिमेंट जो थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें लोगों ने कुछ ना कुछ निकाल के दिया। और अगर हम सारे एक्सपेरिमेंट्स का ध्यान बनाए तो अधिकतर एक्सपेरिमेंट टक्कर से खोज करने वाले। न्यूटन ने बॉल को बॉल से टकराकर चेंज इन मोमेंटम ढूंढा और वहीं से न्यूटन्स लॉ पैदा हुआ। एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ, ये सब चीजें उन्होंने बॉल की टक्कर से ढूंढी। यहां पर लाइट की टक्कर से इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक ढूंढा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में और आगे भी देखेंगे तो जिनमें टक्कर लगा लगा के ढूंढ रहे हैं। अभी भी वैज्ञानिक कुछ ढूंढना चाहते तो प्रोटॉन की टक्कर लगा के कुछ नया ढूंढना चाहते, तो छोटी चीजों को पता करने के लिए उन्हें डिस्टर्ब करके पता लगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि वैक्यूम ट्यूब बनानी पड़ती है। ऐसे हवा में तो क्या होता है कि दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते भी हैं तो कोई दूसरा एटम उसको पकड़ लेता है, इधर उधर कहाँ घूम रहा है, इधर आ जा, फिर वो इलेक्ट्रॉन इकलौता रह नहीं पाता। तो अच्छे से उसको जज करने के लिए पहले जगह खाली करो, ताकि कोई उस जगह जीरो करने की बात कुछ आता है तो दिख जाता है, भीड़ भड़के में कोई आ जाता है पता नहीं चलता। तो इसलिए वैक्यूम ट्यूब बनाई गई और इसमें लाइट गिरी। तो एक प्लेट के ऊपर लाइट गिरती है, यहां से लाइट इस पर आती, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते तो इसमें करंट आता है, इलेक्ट्रॉन यूं जाएंगे तो करंट उल्टा जाएगा। ये जो घटनाक्रम है इसका नाम रखा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कितने ऐसी बात समझो आपकी, इलेक्ट्रॉन को कोई जानता नहीं था, ना हर्ट्ज भी जानते थे। इलेक्ट्रॉन की खोज होने के लिए बहुत वर्ष बचे हुए थे, अभी 10-12 साल और बाद में पता लगा। 1897 में जिस साल सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ उसी वर्ष इलेक्ट्रॉन की खोज हुई जे थॉमसन के द्वारा। तो यो समझो कि इलेक्ट्रॉन कब से था परंतु किसी को पता नहीं था। इससे पहले आगे ये अपन ईएमएफ वाली थ्योरी जो है, फैराडे आ गए, है ना, एम्पियर आ गए, जिनके नाम पे करंट का यूनिट रखा, उनको इलेक्ट्रॉन का पता नहीं, है ना, जिनका हम सम्मान करने के लिए करंट का यूनिट रखा, उनको ये पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नामक कोई चीज होती है। वायर में कैसे करंट बहता था ये किसी को पता ही नहीं था, जबकि नाप तो सभी रहे थे। करंट नापा जाता था पर ये किसी को पता नहीं था कि अंदर चलता क्या है। तो क्योंकि एक समय तक ये मानते थे कि एटम अविभाज्य है, उसके अंदर कुछ और तोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा कुछ मानते थे। तो चार्जेस के फ्लो के बारे में क्लियरिटी नहीं थी। जिस समय ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हुआ ना, तो हर्ट्ज को भी पता नहीं था क्या इजेक्ट होने का, कुछ इजेक्ट होता है, करंट वरेंट आता है, ये है बस। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अनेक लोगों के एक्सपेरिमेंट में आया पर कोई भी इलेक्ट्रॉन को पहचान नहीं।
इलेक्ट्रॉन ने सबको नमस्ते किया, आई एम इन दिस एक्सपेरिमेंट, कैन यू आइडेंटिफाई मी, तो सबने नो कर देंगे। सब लोगों के बीच में आए, एम्पियर के सामने आए, सब लोग मना करते। इधर हर्ट्ज के सामने तो बाहर निकल के आ गए, मेटल से बाहर आए, हेलो हर्ट्ज, मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट कर, छोड़ो दो। फिर इसके बाद 1900 मतलब 1895, इसके 10 साल बाद 95 में एक्सरे की खोज हुई। रोन्जन ने जब खोज किया तो उनके एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन टकराता है, लाइट आती है, तो इलेक्ट्रॉन उनके एक्सपेरिमेंट का मेन कारण था, पर उन्हें नहीं पता था। वहां पर इलेक्ट्रॉन ने रोन्जन से आया क्या कि ये सब मैं ही कर रहा हूं, रोन्जन हेलो, आई एम इलेक्ट्रॉन, आई एम डूइंग दिस, आइडेंटिफाई मी। रोन्जन ने कहा नो, मैं नहीं जानता तुमको। फिर आगे चल के 1897 में ये जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें इलेक्ट्रॉन ने जब हेलो किया तो जे थॉमसन ने हेलो इलेक्ट्रॉन, वेलकम। फिर इलेक्ट्रॉन अचानक से सारी दुनिया में प्रकट हो गया, अच्छा इलेक्ट्रॉन होता है क्या। फिर सारे 100 साल का इतिहास, वायर में कैसे करंट जाता है, ये कैसे उलझन उलझन सब सुलझाने लग गए। तो बहुत सारा जो समय बीता था अज्ञानतावश, बस मान मान के जितना समझ में आ रहा था ना, आगे बढ़े जा रहे थे। तो ये जो खोज हुई हर्ट्स ने की तो थी, बस इतना बता के चले गए। अब आज लिख तो ऐसे रहे, पर उस समय ऐसा कुछ नहीं नाम था, इस तरह का स्टेटमेंट नहीं था, कुछ और तरह से बात थी कि इसमें करंट जाता है, और करंट कैसे जाता है ये किसी को पता नहीं था। तो when light of sufficient frequency falls on metal plate, then electrons are ejected. This phenomenon is called as photoelectric effect. इसको photoelectric effect कहते हैं, और जो करंट जा रहा है इसको फोटो करंट कह देते हैं। ठीक है, तो उस समय इस करंट को मेजर किया गया था, इलेक्ट्रॉन को तो कोई देख नहीं पाता था, जानता तक नहीं था। ठीक है, अब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हैं जो पहले हम लिख लेना चाहेंगे, फिर हम कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स लेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो मैं इसके लिए अगले पेज पे जाता हूं। तो टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ी कुछ टर्म्स, तो उनमें से नंबर वाइज लिखते जाते हैं। सबसे पहली टर्म है इसके अंदर वर्क फंक्शन। पहला टर्म हम ले लेते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। It is minimum amount of energy required for ejection of electron. कौन सा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम मेटल किसी मेटल प्लेट, किसी मेटल के सब्सटेंस से, कुछ प्लेट होना जरूरी नहीं है, स्फीयर हो कोई, है ना, शेप तो उसका कुछ भी हो। तो किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में खर्च हो जाते हैं, बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, कुछ अंदर न्यूक्लियस के प्रेरक होते हैं, और रिलैक्स स्ट्रक्चर, सबसे अंदर वाली शेल में दो भाग रहते हैं, दो खास बॉडी गार्ड होते हैं, न्यूक्लियस में कोई प्रवेश नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, माइनस का प्लस के पास जाना चाहते हैं, तो ये बंदूकधारी खड़े रहते हैं बाहर, अंदर नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन को गली में फेंक देते हैं,
तुम फ्री हो, घूमो इधर उधर। तो न्यूक्लियस में जा नहीं पाता है अंदर वाले रक्षक इलेक्ट्रॉन, जो मल्टी लेयर सुरक्षा होती है, और बाहर वाले कुछ बॉन्ड वॉन्ड बना लेते हैं, और उनमें एक का दो का गलियों में घूमते रहते हैं। ये जो गलियों में घूमता इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसके लिए। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, उसमें से जो फ्री वाला है उसको निकालने के लिए खर्चा आता है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल प्लेट्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन, ये हम कह सकते हैं। डिफरेंट metals have different work function। इसका हम टेबल बना सकते हैं, लिस्ट बना के निकाल सकते हैं कि इसका इतना है, इसका इतना है। सबका एक्सपेरिमेंट करना है। ये वैसी चीज होगी जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में एस्केप एनर्जी। तो किसी भी मास को बाहर फेंकने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी पड़ती, तो अपन ये जानते हैं कि पृथ्वी पे मास तो कुछ भी फेंक सकते हैं, कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एस्केप एनर्जी की बजाय एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं। पर मेटल में से बाहर फेंकने के लिए इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वहां पर एस्केप वेलोसिटी की बजाय एस्केप एनर्जी आ गई। तो यानी एक तरह से एस्केप एनर्जी हो गई कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अच्छा, इससे ये भी पता लगता है कि जिसको हमने कहा कि वो आजाद है, पता लगा कि वो पूरी तरह से आजाद नहीं है। कह रखा है कि भाई बच्चे को आजादी दी हुई, तो बगल वाले पार्क तक घूम आता है, सामने वाले पार्क में खेल लेता है, इधर उधर आ जाता है, थोड़े मोहल्ले घर के अराउंड चक्कर मार लेता होगा। इतनी आजादी है, ऐसे थोड़ी कि जयपुर चला गया। लिमिट क्रॉस हो रही है ना। ऐसे नागरिक देश के बाहर ही चला जाए, है ना। देश के बाहर जाओगे तो टैक्स लगे, उस टैक्स की वैल्यू वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन वो टैक्स है जो बाहर जाने से पहले चुकाना पड़ेगा। इतनी एनर्जी जमा करके जाओ बाहर, घूमो फिर फ्री हो मेटल से। तो मेटल से बाहर निकलने के लिए कम से कम इतना चाहिए। इसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे कुछ पॉइंटों में 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंट डिफरेंट आती है। ठीक है। सिंबल के तौर पे हम इसको डब्ल्यू यूज करेंगे। किताबों में 5 ही लिखा रहता है, 5 पसंद नहीं हमें, डब्ल्यू सिंबल यूज करेंगे। वर्क फंक्शन के लिए डब्ल्यू एनर्जी की यूनिट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कोई लिखता है तो इसका मतलब होता है 1 × 1.6 × 10⁻⁹ जूल। अगर किसी की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अपन ये जानते हैं कि वोल्ट जो होता है वो जूल पर कुलम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कुलम में होता है, तो कुलम कट के जूल आ जाए। तो 1.6 × 10⁻⁹ जूल, इतनी एनर्जी चाहिए कम से, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर किसी को चाहिए तो ये पहला डेफिनेशन तो हो गया, मतलब बात हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकेंड टर्म जो इसमें आता है, इसको हम कहते हैं सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट सेचुरेशन करंट जैसे मान लो अभी क्लास में विद्यार्थी हैं, अब उनमें से कुछ विद्यार्थी कभी आते कभी नहीं आते, है ना। ऐसे मन मर्जी से कि आज छुट्टी मारेंगे, कल चलेंगे।
तो कहने का मतलब ये हो गया कि रोज नहीं आ रहे, है ना? कोई है जो कभी कभी आते हैं, महीने में एक बार, है ना? तो अपन ये कहेंगे कि क्लास में सारे स्टूडेंट पहुंच नहीं रहे ना, सेचुरेट नहीं हुई क्लास पूरी तरह से। तो कभी थोड़े 19 कम दिखते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, पर ओवरऑल, पर जिस दिन सारे आ जाएंगे कि आज लड्डू बट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अब तो चलो ठीक है, लड्डू खाने आ जाते, और कुछ नहीं तो फ्री में मिल रहा है, लड्डू ले लेंगे। तो ऐसे करके जो महीनों नहीं आता है वो भी आ गए सारी क्लास। तो अब उसको कहते हैं सेचुरेशन की स्टेट आ गई, हर कोई पहुंच गया। तो अपन ये जानते हैं, इससे ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं यहाँ से, ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं ये रास्ते में भटक जाते हैं, घर से निकलते तो कहीं और के लिए है, कहीं और चले जाते हैं। ठीक है? तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पर पहुंच नहीं पाते, तो पूरी तरह से अटेंडेंस में इनका रजिस्ट्री में नाम नहीं आता है। कुछ लोग अटेंडेंस लगा के भी चले जाते वो माने, उनको क्या है, एक साथ ही धोखा लगे, कर्मों के फल तो मिलने ही है, हाँ, यहीं का यहीं रहना है सब। तो अभी इसमें ये सारे जब पहुंच जाए, तो उस तरह की बात को अपन कहते हैं सेचुरेशन करंट। तो सेचुरेशन करंट की वैल्यू हो जाएगी आई सेचुरेशन, सेचुरेशन करंट एन ई इंटू ई। एन ई हो गया नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, जितने भी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में इजेक्ट होते हैं, अगर वो सारे आ जाएं, जैसे मान लो जितने भी बच्चे 10वीं में पास होते हैं, वो सारे ही कोटा आ जाए, तो इसका मतलब हो गया सेचुरेशन। आप नहीं पढ़ सकते, है ना? इसका ये मीनिंग जाएगा। कोई भी चीज है जिसके अंदर कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसकी सारी पॉसिबिलिटी हो जाए, तो सेचुरेट हो जाता है, फिर उसके बाद घटेगा ही, बढ़ नहीं सकता वो, है ना? तो यहां पर सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो इसका यूनिट आ गया कूलम पर सेकेंड, है ना? चार्ज की वैल्यू आ गई, एक एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इतना कूलम पर सेकेंड, तो करंट आ गई। तो सेचुरेशन करंट को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, और डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट तीसरी टर्म की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये 5:30 बजे किसी घंटे बज गई? आपकी क्लास की घड़ी तो खराब ही रहती है हर बार। शांति पूर्वक रहे, अभी पढ़ रहे हूँ, है ना? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे, ये क्या होता है देखो। वो फ्रीक्वेंसी जिससे नीचे चले जाएं,
तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना घटती नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए फ्रीक्वेंसी को ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एफ लेस देन एफ थ्रेशोल्ड, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड के बराबर होगी या ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ये हर्ट्ज के बाद में कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंटेशन करके डेटा दुनिया को बताया कि मैंने ये हिसाब लगा के देखा है कि ऐसा आ रहा है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये वर्क फंक्शन से जुड़ी होती है और उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू एफ थ्रेशोल्ड। सिमिलरली फिर एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आ जाएगा। तो लेमडा थ्रेशोल्ड एफ थ्रेशोल्ड सी हो गया। तो लेमडा थ्रेशोल्ड की वैल्यू सी अपॉन एफ थ्रेशोल्ड। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड। अगर लेमडा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू लेमडा थ्रेशोल्ड है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स। वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से छोटी होनी चाहिए या उस तक चलेगी। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ी हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपस में कैसे जुड़ी हुई है, वर्क फंक्शन से क्या रिश्ता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ क्या बात है इसकी, हमने जान लिया। तो ये तीसरे टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। चौथे टर्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों को क्लास ला से क्या, तो अभी तो टाइम पड़ा ना, 5:30 बजे। जब तक 6:30 बजे का छोड़ देंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं जब तक। फोर्थ वाला है और आगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट के दौरान ही जो डेटा मिला उसी में से एक ये क्वांटिटी है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में ये चीज भी देखी गई कि अगर हम इसमें बैटरी लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इस एक्सपेरिमेंट में जब इस पर लाइट गिरती है इधर से, तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, और ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ चलते हैं। अगर इनको रोक दिया जाए तो इसके लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगाया, इस तरह का वोल्टेज लगाने से ये वाली प्लेट प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा जो इनके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ई इंटू ई, जिसकी वजह से उनका सामने वाली प्लेट पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम वैल्यू है जिससे फोटो करंट की वैल्यू जीरो आ जाती है। फोटो करंट जो है जीरो रीडिंग शो करता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको कितना वोल्टेज लगाना पड़ता है फोटो करंट को जीरो करने के लिए, कम से कम। तो वो जितना करंट हम वोल्टेज लगाते हैं करंट को स्टॉप कर रहा है, ज्यादा लगाएंगे तो भी मिलेगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ी जो टर्म्स है ना, ये आ गई मेरे हिसाब से, और कोई टर्म रही नहीं, चार टर्म है बस, और इसी का सारा हिसाब किताब है। अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ भी बताता हूँ, जिसमें क्या है ना, नोट कर लीजिए कुछ करना चाह रहा हूँ। हो गया नोट? ठीक बात। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो कुछ रिजल्ट्स बनाए गए हमने। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिजल्ट्स आए देखो, कुछ ग्राफिकली बता देते हैं, कुछ शब्दों में लिख लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमारे पास क्या क्या चीजें चेंज करने के लिए थी, सब चीजें चेंज की गई। यहां से लाइट गिरती थी, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे। अब इसमें सर्किट में यहां पर वेरिएबल वोल्टेज चाहिए था, ये डराने के लिए बनाया है ऐसे ही, बोले बच्चे डर जाएंगे क्या बनाया। तो बना के कुछ नहीं, वोल्टेज चेंज करना है। उसके लिए अपन ने ऐसा है इसके की को इधर खिसकाएंगे, वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज कैसे लाएंगे, उसके लिए अरेंजमेंट दिखा रखा है। कम ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो कैसे करेंगे, यहाँ से सेटल करेंगे। तो हमारे पास जो बदलने के लिए है, इस बल्ब की पावर बदली जा सकती है, इस बल्ब की रोशनी बदली जा सकती है, ये दूरी बदली जा सकती है, मेटल प्लेट बदली जा सकती है, ये वोल्टेज बदली जा सकती है।
तो ऐसे करके जो जो चीज बदल सकते थे सब बदल के देख लिए, और ऐसे सारी जानकारियां इकट्ठा कर ली गई। जिन्होंने इकट्ठा की उन्होंने थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया, समझा नहीं पाए कि बस इतना तो पता तो लग गया है, ऐसा ऐसा है, पर क्यों है नहीं पता है। तो उनमें से जो जानकारी बनाएगी उनमें से एक जानकारी थी ग्राफ के संबंध में, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। इस तरफ फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज, इस मीटर की रीडिंग और इस वोल्ट मीटर की रीडिंग का ग्राफ बनाया गया। इसको चेंज करेंगे, वोल्ट मीटर की रीडिंग चेंज होगी। तो ग्राफ में हमने देखा कि ऐसा हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ कुछ ऐसा, ये वाली जो वैल्यू आई इसको अपन कहते हैं सैचुरेशन करंट। ये जो वोल्टेज आए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस समय फ्रीक्वेंसी एफ, इंटेंसिटी आई। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ है, लाइट की इंटेंसिटी आई है, और सैचुरेट माने करंट और वोल्टेज का ग्राफ है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, वोल्टेज चेंज करते हैं, तो करंट कैसे चेंज होता है, ऐसे चेंज होता है, ये हमको पता लगा। फिर एक बात और पता लगी जो दूसरे ग्राफ में बताते हैं। फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज, ये क्या हमको बुलाना चाह रहे हैं? कौन से घंटी बज रही है? कौन से सब्जेक्ट की? अभी पता करवाता हूँ मैं, पहले पता कर लेते हैं। ये जो ग्राफ अपन ने बनाया है, अच्छा सुनो अभी, इधर कुछ बात चल रही थी हमारी, अधूरी रह जाएगी। तो अगर अपन ने फ्रीक्वेंसी वही रखी और इंटेंसिटी को दुगना किया, तो हमने ये पाया कि सैचुरेशन करंट जो था वो डबल हो गया। ये भी एक एक्सपेरिमेंटेशन से हमको पता लगा कि
सेम फ्रीक्वेंसी रखने पर, सेम फ्रीक्वेंसी रखने पर, इंटेंसिटी दुगनी करने पर। अब सेम फ्रीक्वेंसी करके इंटेंसिटी दुगनी कैसे करोगे ये बताता हूं। ये कोई पीली रोशनी का बल्ब है, उसकी पावर 100 वाट, 200 वाट का पीला बल्ब ले आओ, पीली रोशनी वाला 200 वाट का ले आओ, तो हो गई इंटेंसिटी दुगनी। एक और तरीका होता है इंटेंसिटी पावर अपॉन 4 पाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस को अगर अपन आधा करेंगे तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी, तो कितना करेंगे, दुगना हो जाएगी, d/√2। डिस्टेंस को d/√2 कर लो, इंटेंसिटी दुगनी हो जाएगी। डिस्टेंस कम ज्यादा करके इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, पावर बढ़ा के कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा कुछ किया, बल्ब का पावर दुगना किया तो ऐसा है। बाकी सब वही रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में फर्क नहीं पड़ा, यहां पर अंतर आ गया। एक और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था उस समय, वो कुछ यूं था, फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज। अगर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट था। तो ये कुछ ग्राफिकल जानकारी दी गई कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो क्या क्या होता है। तो यहां से हमें ग्राफ को पढ़ के कुछ जानकारी मिल रही है, मैं बताता जाता हूं हिंदी भाषा में, पॉइंट वाइज बताता जाता हूं, लिखाने की जरूरत नहीं है ना, आप पढ़े लिख ले, वो वहीं से पढ़ पढ़ के बोल रहा हूं तो आप तो समझ जाओगे, है ना। तो जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूं, एक तो ये बात है कि पहला पॉइंट ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनमें ये देखा कि जब भी लाइट गिरी तुरंत ये जो पॉइंटर होता है इसका रीडिंग दे देता है। जैसे अपन बटन ऑन करते हैं लाइट जल जाती, तो इंस्टेंटेनियस जैसा काम है, लाइट ऑन किया रोशनी हो जाती। और किसी तरीके में टाइम लगता है, लालटेन जलाने में, दिया जलाने में वक्त लग जाता है, ऑन करते ही लाइट रोशनी हो जाती। ऐसे ही जैसे आप यहां से इस बल्ब को ऑन करोगे, इसका पॉइंटर पहुंच जाएगा उधर कि इतना करंट आ रहा है, मतलब ये फास्ट प्रोसेस है ये। तो इसलिए कहा गया कि जितने भी परीक्षण किए, इंटेंसिटी बढ़ाई घटाई, सब घटनाओं में एक ही रिजल्ट आया कि होता तुरंत है ये। तो ये पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस, या इसका ड्यूरेशन बहुत छोटा है। कितना छोटा, हमारे लिए इंस्टेंटेनियस है तो 10⁻⁻⁸ -10 सेकेंड, ऐसा कुछ, कितना टाइम लगता है एक्सीडेंट होने में, कितनी देर लगती है, उतना सही। तो 10⁻⁻8 -9 -10 ऐसा कुछ टाइम, इतनी देर तो हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, हम तो कहे तुरंत हो गए। तो जिसको हम तुरंत कहते हैं उसका भी कुछ इंटरवल है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। अभी इंस्टेंट में बाहर जाता हूं, होमवर्क, एसी की सीट निपटाइए, संडे वनडे मनाओ बढ़िया से, सीट निपटा दो, बस सीट सीट